एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन विकास की अगर बात करते हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। अगर आप उनसे जवाब मांगते हैं तो आपको घोषित किया जाता है पाकिस्तान जाओ। अगर आपने आवाज उठाई तो आपको कहा जाता है कि आप कांग्रेस से मिले हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी करते हैं, आप पप्पू से मिले हुए हैं। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि अगर हम भड़काऊ भाषण पे अगर हम आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनसे ज़्यादा दंगा करवाने का जो भाषण है, भड़काऊ जो भाषण है, क्या बीजेपी के किसी भी नेता से हम कोई भी एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो इस देश में नफरत की आग ना फैलाते हों, भले वो कपिल मिश्रा हों, भले वो अनुराग ठाकुर हों, भले वो प्रवेश वर्मा हों या और कोई भी हो। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली नमस्कार, आदाब। मैं जावेद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेकेबी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ सूफिया खान के साथ और आप देख सकते हैं कि यहाँ मुद्दा जो है डॉक्टर कपिल खान की रिहाई पे ये मुद्दा है। आइए मैं उनसे बराह रास्त बात करता हूँ। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज इस देश में इतनी बड़ी महामारी में हम सब जो है परेशान हैं, इस पैंडेमिक में परेशान हैं। हर कोई जो है अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो योगदान हमने देखा है, हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमारे जो हीरो हैं, वो है डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर्स और हमारे अन्य जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और सबसे बड़े हम अगर डॉक्टरों की बात करें तो आज इस देश में डॉक्टरों को पूजा जाता है, उनको भगवान का रूप माना जाता है। उन्हें एक तरह से हम एक अलग लेवल में आज रिस्पेक्ट जो है उन्होंने अर्न किया है हमारा। लेकिन उनमें से एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर कफील, जिनकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो 2017 में इन्होंने 60 बच्चों को यूपी के एक अस्पताल में, गोरखपुर के अस्पताल में 60 बच्चों की बच्चे जो मारे गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर के कांड में, उसमें डॉक्टर कफील का जो योगदान है वो हम सबसे छुपा नहीं है। डॉक्टर कफील ने किस तरह से उन बच्चों की हेल्प की, लेकिन बावजूद उसके उनको गिरफ्तार किया गया। खैर उसके बाद जो है किसी तरह से वो छूटे। उसके बाद उन्होंने जब ये काला कानून, सीए का कानून जो 2019 में बीजेपी सरकार लेकर आई, उसमें बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया, मार्च किया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है इस कानून को हमने नकारा। उसमें से एक नाम डॉक्टर कफील का भी आता है जिन्होंने आम हिंदुस्तानी की तरह उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने, छात्रों के सामने। लेकिन उनको बाकायदा यूपी पुलिस ने मुंबई में आकर गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तार का जो बेसिस है, उनका कहना है उन्होंने एक हेट स्पीच दिया, उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश की। मैं कई पॉइंट्स सबसे पहले रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि अगर हम भड़काऊ भाषण पे अगर हम आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनसे ज़्यादा दंगा करवाने का जो भाषण है, भड़काऊ जो भाषण है, क्या बीजेपी के किसी भी नेता से हम कोई भी एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो इस देश में नफरत की आग ना फैलाते हों, भले वो कपिल मिश्रा हों, भले वो अनुराग ठाकुर हों, भले वो प्रवेश वर्मा हों या और कोई भी हो। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर कपिल मिश्रा ने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में रॉयट्स हो गए, दिल्ली में जो है दंगे भड़क गए। अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस तरह का नारा लगवाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरह के भड़काऊ भाषण के बाद दूसरे ही दिन राम भक्त गोपाल निकल पड़ता है बंदूक लेकर, इंस्पायर्ड होकर कह सकते हैं, निकल पड़ता है वो बंदूक लेकर और स्टूडेंट्स के ऊपर बाकायदा उसने शूट भी किया। ऐसे लोगों को, एक और नाम है उसमें है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने इस तरह का भाषण दिया चुनाव के वक्त कि हमारी माँ बहनें जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आता है तो हमारी माँ बहनों का लोग घुसकर रेप कर देंगे। इस तरह के शर्मनाक भाषण देने के बावजूद भी ये सारे लोग अभी भी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पर कोई केस नहीं चला। लेकिन कई लोग हैं जो सीए प्रोटेस्ट करने के मामले में पकड़े गए, जिनमें से एक डॉक्टर कफील भी हैं। तो ये सरकार की जो साजिश है हम जैसे आम लोगों को दबाने की, हमारी आवाज़ को मिटाने की, तो वो एक डॉक्टर कफील खान को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों तादाद में अगर डॉक्टर कफील खान पैदा होते हैं, हम जैसे आम लोग अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो शायद उनके जेल कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोगों की आवाज़ जो है वो कम नहीं होगी। दूसरी बात, डॉक्टर कफील खान, हमें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि उनको जो पकड़ा गया है कई महीनों से, वो जो जेल में हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं गोरखपुर कांड का जो मामला है, जो बच्चों का जो बच्चे जो मरे थे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से, शायद उनके पास ऐसे कई नाम हैं जो अगर वो नाम सामने रख दें तो कई लोगों की सरकारें गिर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डर है कि डॉक्टर कफील खान का भी वही नतीजा ना हो जो इस सरकार में कई लोगों का हो चुका है, यहाँ तक के नाजायज़ एनकाउंटर भी। तो हम जैसे लोग
डॉक्टर कफील खान एक आम हिंदुस्तानी है, और आम हिंदुस्तानी जो देश के हित में बात करेगा, हम जैसे लोग उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। मुझे ये बताएं, आज डॉक्टर कफील की जो है रिहाई की बात हो रही थी, उसमें सुनवाई होने की बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया उनकी रिहाई की, कुछ इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो साजिश है, ऐसा नहीं है कि सीएए कानून के लिए कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, कई लोगों ने जो है हम जानते हैं कि कई महीनों से जो है शाहीन बाग और इंडिया के कई हिस्सों में जो है औरतें जो है साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रही थी। कुछ भाइयों ने भी हमारे, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट था वो मुस्लिमों का था, मुसलमानों का था, ये जो प्रोटेस्ट था ये अन्याय के खिलाफ था। ये जो कानून जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज लाने की कोशिश की गई थी, इसके खिलाफ कई हिंदुस्तानियों ने जो है इसको प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, और जिसमें से एक कफील खान है। तो कफील खान को गिरफ्तार करने का जो वन ऑफ द रीज़न मुझे सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके पास कई ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं यूपी सरकार के खिलाफ, जो अगर उनको बाहर लेकर वो आते हैं तो शायद वो एक्सपोज होने के डर से शायद उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, जो संविधान आज की संविधान है, जिस तरह से चलते आ रही है बरसों से, क्या आपको कुछ चेंजिंग ऐसे संविधान में लग रही है कि उसको तोड़ी जा रही है, मरोड़ी जा रही है? देखिए, ये तो हम सबसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि आज ये जो वन मैन आर्मी, ये जो वन मैन सरकार जो ये चल रही है, ये जो बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आने के बाद, सेंट्रल में आने के बाद, ये बीजेपी भले वो पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाने से लेकर या किसी भी किस्म का मनमानी, किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, सीए का काला कानून लेकर आना, एनआरसी को ज़बरदस्ती करवाना, या किसी भी तरह का मनमानी जो ये सरकार की चल रही है, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन कहीं ना कहीं, ऑपोजिशन को इन्होंने, इनके आईटी सेल्स ने, ये जो चारों तरफ इनका जो आईटी सेल्स, मीडिया को खरीद लेना, ये गोदी मीडिया, या जिस भी तरह से इन लोगों ने एक ऐसा देश में माहौल बना दिया है कि देश में ये कुछ भी कर लें, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर लें, लेकिन ये हर तरह से हिंदुस्तानी की आवाज़ को दबा लेंगे। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि वो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने हमारे देश में 200 साल शासन किया, बहुत ज़्यादा मजबूती से उनकी पकड़ थी देश में, उसके बावजूद भी इस देश से उनको उखाड़ फेंका गया। तो इस सरकार की ज़्यादा 6 साल से ये सरकार जो है, और जितनी भी ये नीति कर लें, लेकिन एक बार अगर हिंदुस्तानी इनकी नीतियों को समझ जाएंगे कि ये जो इनकी जो नीति है, पॉलिसी है, सिर्फ भड़काऊ भाषण देना और हिंदू मुसलमान करना, लोगों को भड़काना, किसी भी तरह का विकास ना करना, राम मंदिर वहीं बनेगी, ये सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने जो सरकार बनाई है, और उसी पॉलिसी के ऊपर हेट स्पीच में सबसे बड़ी बात है कि इनके जितने भी नेता हैं, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, शायद उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरह के भड़काऊ भाषण दीजिए और हमेशा सनसनी खबरों में बने रहिए। इसीलिए इनके जितने भी नेता हैं, जो टॉप के इनके जितने भी लीडर्स हैं, वो हमेशा एक भड़काऊ और हेट स्पीचेस देकर ही एक पोजीशन तक पहुंचते हैं। भले वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, आज वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन उनके हर एक स्पीच अगर आप यूट्यूब में, मैं आम जनता से कहती हूँ कि आप उनके पिछले यूट्यूब के वीडियोस को अगर वो हटा ना दिया गया हो, तो आप ज़रूर देखें कि उनके क्या क्या रिमार्क्स थे और वो किस तरह के शब्द को इस्तेमाल करते थे आम लोगों के लिए, खासकर मुसलमान के लिए। ऐसे लोग अगर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता पर आ गए हैं। और अगर अब भी सारे हिंदुस्तानी इनको सत्ता पर आगे भी आने वाले समय में रखेंगे तो शायद इस देश का जो भाग्य है वो कोई बदल नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी 6 साल से क्या कामयाबी की तरफ और बढ़ रही है या नाकामी की तरफ बढ़ रही है? देखिए, 45 सालों में एम्प्लॉयमेंट का जो दर है, एम्प्लॉयमेंट रेट 45 सालों में सबसे ज़्यादा कम अगर है वो इस सरकार में पाया गया। जीडीपी ग्रोथ वो बिल्कुल लो हो गया है। और ये कोरोना का जो महामारी है, इसकी जो पॉलिसी है, कोरोना के वक्त जितनी भी पॉलिसियाँ ली गई, अचानक से लॉकडाउन, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी प्लानिंग के, अनप्लान्ड जो लिया गया निर्णय, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था बीजेपी के। डिमोनेटाइजेशन, वो तो हम कोई नहीं भूल सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन किया गया। इस 6 सालों में जितनी ब्लंडर इस बीजेपी सरकार ने की है, शायद आज़ादी के बाद किसी भी राजनीतिक नेता ने या किसी भी पार्टी ने इतना बड़ा ब्लंडर किसी ने ना किया होगा जो इस बीजेपी सरकार ने किया है। आपका कहना है कि सरकार जो है 6 सालों में नाकामियाँ दिखा रही है, लेकिन ये बताएं आप कि 6 सालों में नाकामियों के बावजूद भी सत्ता में बैठी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि सबसे ज़्यादा इनकी जो चालाकी है वो ये है, इन्होंने मीडिया खरीद लिया है। मीडिया जो किसी भी देश का 4th पिलर होता है, हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी उसमें कहीं ना कहीं जो मेजर योगदान था वो हमारी मीडिया का था। लेकिन आज ये जो मीडिया है वो वही बोलती है जो बीजेपी सरकार चाहती है, वो वही दिखाती है जो बीजेपी सरकार कहती है। तो ऐसे में लोग जो हैं, आम लोग, देश में कई लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, वो वही समझते हैं जो उनको दिखाया जाता है।
तो जो आम लोग हैं, जो भोले भाले जो हमारे जो देशवासी हैं, उनको जो मीडिया दिखाती है, जो झूठ दिखाती है, उस झूठ का मुखौटा पहनकर ये बीजेपी सरकार का जो राज्य है वो चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बीजेपी के आने के बाद देश कहीं ना कहीं डूब गया है, देश कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान बन के रह गया है, देश कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी भी विकास जो है, विकास की तो आप बात ही नहीं कीजिए। विकास, अगर आप एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन विकास की अगर बात करते हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। अगर आप उनसे जवाब मांगते हैं तो आपको घोषित किया जाता है पाकिस्तान जाओ। अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको कहा जाता है कि आप कांग्रेस से मिले हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी करते हैं, आप पप्पू से मिले हुए हैं। इस तरह के शब्द जो है सोशल मीडिया में या कहीं भी आपको सुनने में मिलता है। और कहीं ना कहीं इनके जो आईटी सेल्स, इनके जो लोग जो छितराए हुए हैं, पेमेंट देकर जो है लोगों से भड़काऊ चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया में जो है लिखवाया जाता है, कहलवाया जाता है। हम जैसे लोग जो सच्चाई कहते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे लोग आज डरने वाले नहीं हैं। जितना भी कर लीजिए, सच्चाई जो है सामने ज़रूर आएगी और एक ना एक दिन ये बीजेपी सरकार इस देश से ज़रूर इनका सफाया होगा। जी, आखिरी सवाल ये है कि विकास दुबे जो मोस्ट वांटेड जो था वो उनको जो है ढेर कर दिया गया, शूट आउट कर दी गई, इनकाउंटर कर दी गई। तो ये क्या आप मानती हैं कि उनको इनकाउंटर इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में अगर कानून अपने हाथ में अगर पुलिस जिस दिन से लेने लगे, उस दिन इस देश का ये देश को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे अगर पकड़ा गया था तो उसको ऑन द स्पॉट मारने का यही कारण है कि शायद उसके पास कई नेताओं का बहुत सारा राज था, जिसके राजदारी पर वो इतने सालों तक 60 मामले उसके ऊपर दर्ज थे। उसने यहाँ तक के 2001 में पुलिस चौकी में घुसकर भी विधायक को मारा था, पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। उसके बावजूद भी वो 20 साल तक 19 साल तक राज करता रहा। तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कई लोगों का हाथ होगा, सपोर्ट होगा, जिस कारण से हमारे 8 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हुए। अगर उसको पहले ही पकड़ लिया जाता या कार्रवाई होती, सही कार्रवाई होती, सही से न्याय होता, तो शायद हमारे 8 जो ऑफिसर्स हैं वो भी इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ताज्जुब ये लगता है कि उस विकास दुबे के नाम के पीछे गैंगस्टर वर्ड ना लगाकर उसको टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित किया गया। वो एक टेररिस्ट था क्योंकि उसने बहुत बेरहमी से लोगों को मारा। जो पुलिस ऑफिसर्स को उसने सिर्फ गोली नहीं चलाई, बाकायदा उसने पैर काटे थे। तो ऐसे दरिंदों को जो है इतने साल तक किसका सपोर्ट था? ये वक्त आ गया था उसके पकड़ने के बाद, शायद हमें पता चल पाता, लोगों को ये सच्चाई मालूम हो पाती अगर वो पकड़ा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको एनकाउंटर किया गया, ये हमसे छुपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।